साथियों, आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का 8th डे और आज हम देखेंगे 10 एमसीक्यू सीरीज़ को। ठीक है, और अगर पीछे का सीरीज़ नहीं देखे होंगे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम आज का 10 एमसीक्यू सीरीज़ को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन जो है ना, कौन एडमिनिस्टर्स करता है, यानी कौन शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कौन दिलाता है? तो प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शंस में देखो, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाने के चांस रहते हैं। तो हम सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो ना छूटे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे संविधान में क्या बताया गया है इसके बारे में सो देखते हैं। आर्टिकल 60 में बताया गया है, कहाँ पे? 60 में बताया गया कि द प्रेसिडेंट जो है ना वो टेक्स ओथ बिफोर द, यानी कि प्रेसिडेंट जो है ना वो ओथ लेते हैं किसके द्वारा? सीजे प्रेसिडेंट जो है वो ओथ लेते हैं किसके द्वारा? सीजेआई के द्वारा। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं और प्रेसिडेंट को ओथ जो है वो कौन दिलाते हैं? तो सीजेआई। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। इफ अगर देखो यहाँ पे, इफ अगर सीजेआई ना हो, अगर सीजेआई अवेलेबल ना हो तो सीनियर मोस्ट जज जो है ना, सीनियर मोस्ट जज जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो ओथ दिलाते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, अभी बताओ कि अभी कितना नंबर का सीजेआई है भारत में और कौन है भारत का सीजेआई से वो बताओ। ठीक है, हम ऑप्शंस के ऊपर देखते हैं। तो ऑप्शंस के ऊपर हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं ताकि ऑप्शन से रिलेटेड जो है ना, अगर क्वेश्चंस आ जाता है, क्वेश्चंस तो यहीं से बनेगा, मैक्सिमम जो भी एमसीक्यू बनेगा तो वो छूटे ना। ठीक है, तो हम ऑप्शंस को भी ऊपर देख लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर्स को लेकर के हम कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे पीएम जो है ना वो हेड होता है किसका? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है पीएम जो है वो हेड होते हैं। ठीक है, पीएम डज नॉट, पीएम जो है ना को एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट को ओथ को लेकर के जो है ना उनका कोई भी रोल नहीं होता है। पीएम टेक्स ओथ फ्रॉम द प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो ओथ लेते हैं किसके? तो प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट से। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स को वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के। तो वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के देखते हैं। तो इसमें देखो आर्टिकल 69 में दिया गया, कहाँ पे? आर्टिकल 69 में दिया गया कि ओथ दिलाते हैं कौन? प्रेसिडेंट। किसको? वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के देखते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के अभी हम पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? 1 to 4 में दिया गया है कि ओथ जो है प्रेसिडेंट दिलाते हैं किसको? सीजेआई को। सीजेआई को ओथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट जो है वो ओथ दिलाते हैं सीजेआई को। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो कि हमारे क्या था, ऑप्शंस में था। तो ऑप्शंस के ऊपर हम कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, तो इसका जो है ना ओथ जो है ना, स्पीकर को, लोकसभा स्पीकर को जो है ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन सा आर्टिकल के तहत? अंडर 99। कौन सा आर्टिकल? अंडर 99 के तहत जो है वो लोकसभा के स्पीकर को ओथ दिलाने का काम प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? 500, 525, 545, 552, कौन सा है स्ट्रेंथ? बताओ मैक्सिमम कितना लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं, सो बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 552। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा सो देखते हैं हम, कैसे होगा सो भी देखते हैं, और इसके ऊपर कुछ भी पॉइंट्स जो है ना छूटे एग्जाम में, सो हम सारे क्वेश्चंस को चर्चा करेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में बताया गया है 81 में कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लोकसभा के कितना है?
तो 530 मेंबर जो है ना वो चुने जाते हैं कहाँ से, स्टेट से आते हैं। लोकसभा के 530 मेंबर जो हैं वो कहाँ से आते हैं, स्टेट से इलेक्शंस लड़ के आते हैं, ठीक है। जबकि 20 मेंबर जो है वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं, कहाँ से, यूनियन टेरिटरी से आते हैं, यूटी से आते हैं। 20 मेंबर कहाँ से आते हैं, यूटी से आते हैं, ठीक है। तो टोटल मेंबर कितना हो गया, 550। टोटल मेंबर कितना हो गया, 550 जो है टोटल मेंबर हो गया। 550 कितना हुआ टोटल मेंबर, 550। 530 स्टेट से, 20 यूटी से, तो 2 आर कहाँ से हुआ, 2 आर कहाँ से हुआ, सो देखो 2 जो हुआ ना, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, उसको ध्यान रखना। देखो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स होते हैं, कुड बी नॉमिनेटेड, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, नॉमिनेट। अच्छा, इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखना आगे। मेकिंग कितना हो जाता है, 552। अच्छा, ये चीज़ जो हुआ था ना, एग्जिस्टेड करता था कब, जब 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हुआ था 2019 में, ठीक है। इसके बाद जो है ना, इस अमेंडमेंट के तहत उसको हटा दिया गया, उसको अपने पद से कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, एंग्लो इंडियंस को तुम्हारा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो उसको रिमूव कर दिया गया। अब है क्या एंग्लो इंडियन, अब एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनेगा, क्वेश्चन यहीं पे फंसेगा। तुम्हारा क्वेश्चन में ये दिया ही नहीं रहेगा, ऑप्शन में दिया है क्या, ऑप्शन में दिया है वैसा क्या कि 550 ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं दिया है ना, नहीं दिया है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंग्लो इंडियन को लगा करके तुम्हें बताना होगा, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, तो आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो इलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो इलेक्ट किया जाता है, तो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो इलेक्ट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंबर्स ऑफ लोकसभा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर, मेंबर्स ऑफ लोकसभा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंबर्स ऑफ लोकसभा। हमारे संविधान में बताया गया है आर्टिकल 93 में कि इलेक्शन ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में, ठीक है। कितना, आर्टिकल 93 में स्पीकर इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, स्पीकर जो है वो क्या होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम देखते हैं इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि स्पीकर का जो है ना वो इलेक्शंस कैसे होता है। हाउ स्पीकर इज इलेक्टेड, तो इलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, मेंबर ऑफ लोकसभा के द्वारा, ठीक है। इसमें राज्यसभा का रोल होता है क्या, तो स्पीकर का रोल जो है वो केवल और केवल लोकसभा के मेंबर ही उसे इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, सो समझ लो। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि मोर देन 50 मेंबर्स ऑफ द प्रेजेंट वोटिंग, यानी कि मोर देन 50% वोटिंग करना पड़ेगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। फॉर्मूला देख लो, इसका फॉर्मूला देख सकते हो कि सिंपल मेजोरिटी जितना मेंबर प्रेजेंट होंगे उससे एक अधिक, जैसे कि जैसे हम एग्जाम्पल सपोज दैट मान लो कि ये लोकसभा में 20 मेंबर प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं, कोरम इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन सपोज दैट मान लो कि 20 मेंबर हैं, तो उसमें 11 मेंबर ऐसा होना चाहिए ना जो पक्ष में होना चाहिए कि स्पीकर जो है वो हमें इसको बनाना है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसको स्पीकर बनाया जाएगा। अगर पक्ष में आ जाएगा मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स 11 मेंबर्स, तो वहाँ पे स्पीकर उस मेंबर को बना दिया जाएगा, ठीक है। देख सकते हो एग्जांपल्स के रूप में यहाँ पे मेंबर्स प्रेजेंट जितना होगा 500 अगर मेंबर प्रेजेंट है तो 480 अगर वोट किया तो उसमें 241 जो है ना वो क्या होता है, रिक्वायरमेंट होगा, ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, फॉर ए स्पीकर बनाने के लिए, ठीक है। अब हम कुछ और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है, ऑप्शन बी के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन बी को हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को लेकर के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो आर्टिकल 75 में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट्स किया जाता है, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट्स किया जाता है, प्रेसिडेंट जो है ना वो अपॉइंट करते हैं किसको, पीएम को, लीडर ऑफ पार्टी और कोलिजन विथ मेजोरिटी सपोर्ट ऑफ द लोकसभा। जो पार्टी जो है ना मेजोरिटी ऑफ द सपोर्ट जो करते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पार्टी जो पार्टी सपोर्ट करते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पार्टी जो सपोर्ट करते हैं वही जो है वो हमारे देश का जो है पीएम बनता है, ठीक है। तो इसको अपॉइंट करने का काम कौन करता है, तो इसको अपॉइंट करने का काम जो है वो हमारे देश के प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आगे का पॉइंट्स।
पीएम जो है ना वो क्या होते हैं, हेड होते हैं। पीएम जो है वो हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, पीएम हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, और चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं यूनियन गवर्नमेंट्स का। कहाँ का? चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं यूनियन गवर्नमेंट्स का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स को देख लेते हैं, चीफ जस्टिस को लेकर के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमारे ऑप्शंस में था, तो हम ऑप्शंस को ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है ना वो कंसिडर करते हैं सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज एज ए नेक्स्ट सीजेआई। तो प्रेसिडेंट जो है ना वो तय करते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो तय करते हैं सीनियर मोस्ट जज के द्वारा कि अगला जो है ना हमारे देश का सीजेआई कौन होगा। अगर हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना हो तो प्रेसिडेंट जो है ना वो तय करते हैं कि अगला जो है वो सीजेआई कौन होगा, लेकिन वो एडवाइस देते हैं, लेकिन वो जो है ना वो एडवाइस लेते हैं कि किसको बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस ये क्या है, हमारे देश में जो है कन्वेंशन दिया गया है, नॉट मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एक कोई मैंडेटेड नहीं है हमारे संविधान में, ठीक है। और देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीजेआई को लेकर के। तो सीजेआई को लेकर के हम देखते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंडर जो है 1 to 4 के सब क्लोज 2 में बताया गया प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट्स करते हैं सीजेआई को, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द सीजेआई को। और यहाँ पे ओथ दिलाने का काम करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 124 के सब क्लोज 6 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो ओथ दिलाते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो ओथ दिलाते हैं सीजेआई को, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स को, आज का नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस बताया जा रहा है कि द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज, मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है राज्यसभा का, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है राज्यसभा का, सो बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होता है वो 250 होता है। कितना होता है? 250। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में बताया गया आर्टिकल 80 में कि राज्यसभा जो है ना काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो अपर हाउस होता है। क्या होता है? अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का। अपर हाउस होता है कौन? अपर हाउस कौन होता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा जो है वो अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का, और लोअर हाउस कौन होता है? लोकसभा, ठीक है। हम देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 80(1) के सब ए में बताया गया है कि द प्रेसिडेंट जो है ना में नॉमिनेट, प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं कितना? 12 मेंबर्स को काउंसिल ऑफ स्टेट में, काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में, हैविंग स्पेशल नॉलेज के थ्रू और स्पेशल एक्सपीरियंस के थ्रू जो है ना प्रेसिडेंट जो है ना 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। कहाँ पे? तो राज्यसभा के मेंबर जो हैं, राज्यसभा के मेंबर को जो है नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को। कितना? 12 मेंबर्स को, जो कि किसी स्पेशल सेक्टर में जो है उनका स्पेशल एक्सपीरियंस होता है, स्पेशल नॉलेज होता है। तो वैसे लोगों को जो है प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। कहाँ पे? राज्यसभा में। राज्यसभा के 12 पर्सन्स को जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, याद रखना। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू, और जैसे कि कौन कौन से क्षेत्र में? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। तो इन सब सेक्टर में जो है वो अगर एक्सपीरियंस होता है तो उन्हें अपॉइंट किया जाता है मेंबर ऑफ राज्यसभा के रूप में, ठीक है। इसके लिए आर्टिकल बताया गया है इसके थ्रू, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट आज का क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि द टर्म सॉवरेन इन द प्रीएम्बल मीन्स, सॉवरेन का मतलब क्या होता है? तो इसका सॉवरेन का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन से बताया जा रहा है कि इंडिया हैज़ नो एक्सटर्नल कंट्रोल, ये होगा क्या बताओ? इंडिया हैज़ किंग एज ए रूलर, ऐसा होगा क्या? नहीं। इंडिया डिपेंड्स ऑन अदर कंट्रीज, इंडिया क्या डिपेंड्स होता है अदर कंट्रीज के ऊपर? नहीं। इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक, ऐसा होगा क्या? नो। सॉवरेन का मतलब पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग चीज़, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यानी कि इंडिया हैज़ नो एक्सटर्नल कंट्रोल, इसको एक्सटर्नल कंट्रोल, इंडिया को जो है वो किसी प्रकार का एक्सटर्नल कंट्रोल जो है नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इंडिया को एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सॉवरेन का मतलब क्या होगा? इंडिया को किसी प्रकार का एक्सटर्नल कंट्रोल जो है वो नहीं किया जा सकता है। ये हमारे प्रीएम्बल में लिखा गया है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो हमारे प्रीएम्बल में लिखा गया है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें हमारे संविधान में ये बताया गया कि इंडिया जो है ना वो क्या है? इंडिया सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है, ठीक है। इंडिया सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है, ये हमारे प्रीएम्बल में बताया गया। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब होता है इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट इट्स ऑन इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स। इंडिया जो है ना इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर के जो है वो खुद ही क्या होता है? खुद ही इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है कि वो अपना जो है ना अपना काम जो है अपने हिसाब से कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल मतलब कोई विदेश के लोग जो है ना वो दबाव डाले और भारत जो है वो दबाव में आ जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी प्रकार का फोर्सली जो है वो काम नहीं कराया जा सकता भारत को, ठीक है।
तो इंटरनल और एक्सटर्नल किसी प्रकार का फोर्सली नहीं किया जा सकता भारत को, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो सॉवरेन का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में। इंडिया इज़ फुल्ली इंडिपेंडेंट, क्या है, इंडिया फुल्ली इंडिपेंडेंट है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, मेकिंग लॉज बनाने के लिए और पॉलिसीज़ को बनाने के लिए जो है पूर्ण रूप से क्या है, भारत स्वतंत्र है, ठीक है। नो फॉरेन पावर जो है हैज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किसी इसके पास जो है ना कोई फॉरेन पावर हैज अथॉरिटी ऑफ ओवर इंडिया, यानी कि इंडिया को लेकर के किसी फॉरेन कंट्री में जो है ना कोई स्पेशल पावर नहीं है कि हम उसको एक मतलब दबा के चले, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इंडिया इंडिपेंडेंट रूप से अपना रूल्स रेगुलेशंस बनाता है और वो इम्प्लीमेंट करता है अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। तो इंडिया का नेदर ट्रीटीज़, इंडिया जो है नेदर इंटर ट्रीटीज़ और कंडक्ट फॉरेन रिलेशंस इंडिपेंडेंटली, इंडिया जो है ना फॉरेन रिलेशंस को लेकर के जो ट्रीटीज़ बनते हैं उसके लिए इंडिपेंडेंट रूप से क्या करता है, उसे पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, तो इसके बारे में हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे प्रियम्बल में जो है ना अभी तक जो है ना प्रियम्बल को लेकर के हम डिस्कस कर रहे थे, प्रियम्बल को लेकर के एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं कि प्रियम्बल में जो है ना अब तक केवल एक बार जो है वो अमेंडमेंट हुआ है, अब तक केवल एक बार अमेंडमेंट हुआ है। कब हुआ है, तो कब हुआ है, एक बार खाली अमेंडमेंट हुआ है, तो वो जो अमेंडमेंट हुआ है वो 42nd अमेंडमेंट हुआ है। कब हुआ है, 42nd अमेंडमेंट, कब हुआ है, 42nd अमेंडमेंट 1926 में, 1926 में जो है वो अब तक केवल एक बार अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, 1926 में। और उसमें क्या जोड़ा गया था, तो उसमें जोड़ा गया था, क्या जोड़ा गया था, वर्ड्स जोड़ा गया था, क्या जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था, वर्ड्स एडेड सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी जो है वो जोड़ा गया था, सोशलिस्ट सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट 1926 को हमारे प्रियम्बल में, ठीक है। और ये इमरजेंसी के दौरान हुआ था, कब हुआ था, तो ये जो हुआ था ना वो इमरजेंसी के दौरान था, इमरजेंसी के दौरान जो है वो अमेंडमेंट हुआ था प्रियम्बल में 1926 में, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट पॉइंट्स को। तो आज का 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन बताया जा रहा है कि द प्रियम्बल डिक्लेयर्स, प्रियम्बल जो है ना वो डिक्लेयर्स करता है इंडिया एज ए रिपब्लिक। तो प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल में एक वर्ड है, क्या है, रिपब्लिक, प्रियम्बल जो है एक वर्ड है रिपब्लिक, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ऑप्शंस में क्या दिया है, हेड ऑफ स्टेट इज हेरिडेटरी, पीपल इलेक्ट देयर हेड ऑफ स्टेट, किंग रूल्स इंडिया, गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन पार्लियामेंट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीपल जो है ना वो क्या होता है, पीपल इलेक्ट करता है देयर हेड ऑफ स्टेट, पीपल जो है ना वो क्या करता है, इलेक्ट करता है हेड ऑफ स्टेट को, ठीक है, पीपल इलेक्ट करता है हेड ऑफ स्टेट को, ठीक है। देख सकते हैं करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर, पीपल इलेक्ट देयर हेड ऑफ स्टेट। हमारे संविधान में क्या बताया गया है, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में बताया गया कि डिक्लेयर करता है इंडिया एज ए सॉवरेन, इंडिया का डिक्लेयर करता है सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये हमारे संविधान के बताया गया है कि हमारे संविधान के प्रियम्बल में बताया गया है कि इंडिया जो है वो क्या है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है, ठीक है, ये ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में। रिपब्लिक मीन्स, रिपब्लिक क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, रिपब्लिक जो है वो क्या होता है, हेड ऑफ, रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, हेड ऑफ स्टेट जो है ना वो इलेक्ट किया जाता है ना, वोट के थ्रू या किसी प्रकार से इलेक्ट किया जाता है, जनता के द्वारा जो है वो इलेक्ट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, रिपब्लिक, यानी कि स्वतंत्र रूप से जो यानी किसी डेमोक्रेटिक रूप से इलेक्ट किया गया हो उसे हम कहते हैं रिपब्लिक, ठीक है। नॉट ए हेरिडेटरी मोनार्क, ऐसा नहीं कि जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, यानी कि उसका पीढ़ी अगर प्राइम मिनिस्टर बना तो उस आने वाला अगला पीढ़ी जो है वो भी बनेगा, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि ऐसा कोई हेरिडेटरी होगा, ठीक है। तो उसे रिपब्लिक नहीं कहेंगे, जबकि रिपब्लिक में जो है वो डायरेक्टली जो है वो इलेक्ट किया जाता है मेंबर्स को, उसे हम क्या कहते हैं, यानी सबको इक्वल राइट्स होता है और वहाँ पे जो जीतता है उसको हम उसको क्या वो देश का जो है ना वो लीडर होता है, ठीक है। तो उसे रिपब्लिक के रूप में हम जानते हैं। इन इंडिया में क्या होता है, इन इंडिया प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, इंडिया में जो है प्रेसिडेंट जो क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट का हेड ऑफ स्टेट होता है, प्रेसिडेंट जो है वो क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट का इलेक्टेड मेंबर्स होता है, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट कहे तो कौन है, भारत का हेड ऑफ स्टेट कौन है, भारत का हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है, और कहें हेड ऑफ गवर्नमेंट कहें तो कौन है, तो भारत का हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कौन है, भारत का हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है पीएम है, कौन है, पीएम,
ये बात याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। रिपब्लिक और मोनार्क का मतलब हम समझ लेते हैं, ठीक है। रिपब्लिक और मोनार्क, रिपब्लिक मतलब देखो हेड ऑफ स्टेट जो है ना, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड अकाउंटेबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हेड ऑफ स्टेट को जो है वो चूज किया जाता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशंस के, एक कॉन्स्टिट्यूशंस के दायरे में जो रह करके जो है ना वो इलेक्टेड जनता के द्वारा जो चुना जाता है ना स्वतंत्र रूप से, उसको हम कहते हैं रिपब्लिक। और जबकि मोनार्की में जो है ना हेड ऑफ स्टेट जो है ना वो हेरिडेटरी रूप से, यानी कि जो चल रहा है आगे वाला पीढ़ी बन रहा है अगर प्राइम मिनिस्टर, तो आने वाला पीढ़ी भी जो है ना उसके उसी के आने वाला पीढ़ी जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ऐसा हेरिडेटरी को हम क्या कहते हैं, मोनार्की है। उस कंट्री को क्या कहेंगे कि मोनार्की है, ठीक है, मोनार्की कंट्री है। नॉट चूजन बाय पीपल, इसमें कोई जो है वो पीपल के द्वारा चूज नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि विच फंडामेंटल राइट वाज सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो कौन सा फंडामेंटल राइट को जो है वो सस्पेंड किया गया था इमरजेंसी के दौरान, कौन सा फंडामेंटल राइट्स को जो है वो सस्पेंड किया गया था ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान। तो कौन सा, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कल्चरल राइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल। हमारे संविधान में क्या बताया गया है, तो हमारे संविधान में नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, ये सब इमरजेंसी के बारे में बताया गया, ठीक है। तो हमारे संविधान में 352 में क्या बताया गया, नेशनल इमरजेंसी। पहले देखो कि हाँ इमरजेंसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान जो है कौन सा फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, तो हम इसके बारे में अच्छा से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में जो है बताया गया है 352 आर्टिकल में। इसमें बताया गया है 359 में बताया गया कि सस्पेंशन यानी कि उसे निरस्त किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स को ड्यूरिंग इमरजेंसी में। ये राइट्स दिया गया है, ठीक है, किसमें, 359 आर्टिकल में। तो किसको निरस्त किया जा सकता है, राइट टू फ्रीडम को अंडर आर्टिकल 19 को, ठीक है, इसको जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, ड्यूरिंग 1925 से 1927 में, कब 1975 से 1977 में जो है वो इमरजेंसी का टाइम था। उस समय जो है ना आर्टिकल 19 को इम्प्लीमेंट किया गया था, और वहाँ पे क्या कर दिया गया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है ना वो निरस्त कर दिया गया था। असेंबली को लेकर के मोमेंट्स जो है वो निरस्त कर दिया गया था, ये सब क्या किया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है, इमरजेंसी के दौरान। इसके बारे में हम कुछ देखते हैं। तो राइट टू फ्रीडम को लेकर के हमारे आर्टिकल कितना बताया गया है, 19 में बताया गया है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। तो इसके बारे में कौन कौन सा जो है ना राइट टू फ्रीडम को लेकर के कौन कौन से चीज़ आते हैं, सो देख लो कि इसके अंदर जो है ना जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, असेंबली, एसोसिएशंस, मूवमेंट्स, रेसिडेंस, प्रोफेशंस, तो ये सब जो है ना उसको निरस्त किया जा सकता है, ठीक है, यानी इसको सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। देख लो यहाँ पे आगे, ड्यूरिंग इमरजेंसी दिस राइट्स, ये राइट्स को जो है ना सस्पेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 359 आर्टिकल के तहत जो है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। अदर फंडामेंटल राइट्स को देखें, जैसे राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 नॉट सस्पेंडेड, इसको जो है ना वो सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 जो है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है 23 से 24, इसको भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसको भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसको सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है, केवल 19 को जो है आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सेक्युलर इन द प्रीएम्बल मीन्स, यानी प्रीएम्बल में जो टर्म है सेक्युलर उसका मतलब क्या होता है, प्रीएम्बल में जो टर्म है सेक्युलर उसका मतलब क्या होता है। सेक्युलर का मतलब होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, यानी कि सभी धर्म का जो है ना इक्वल रिस्पेक्ट दो हो, ऐसा बताया गया है। सेक्युलर का मतलब ये होता है कि सभी धर्म के लोगों को जो है ना एक प्रकार का, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी धर्म के लोगों को एक व्यवहार किया जाए, एक प्रकार का बिहेवियर किया जाए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, इसके राइट आंसर हो जाएगा इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, ठीक है। हमारे संविधान में बताया गया है द वर्ड सेक्युलर जो है ना हमारे संविधान में ऐड किया गया था, हमारे प्रीएम्बल में, ठीक है। कब ऐड किया गया था, तो 42nd अमेंडमेंट 1926 में जो है वो ऐड किया गया था, ठीक है। देख सकते हो कि सेक्युलर स्टेट हम इसको कहते हैं, सेक्युलर स्टेट, ठीक है।
तो उसको किसको कहते हैं? तो गवर्नमेंट जो है ना वो किसी प्रकार का फेवर ना करे और डिस्क्रिमिनेट ना करे एनी रिलीजन्स को लेकर के, तो हम क्या कहते हैं? वो जो है वो सेक्युलर स्टेट है। ठीक है, इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, यस और नो? आप लोग बताओ, इंडिया सेक्युलर स्टेट है कि नहीं है? यहाँ पे हमारे संविधान में लिखा गया है किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं किया जा सकता है। भले ही लोग करता है, करने वालों को क्या कर सकते हैं, लेकिन लिखने वालों को लिख दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो सरेआम भेदभाव होता है। ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बिफोर इन लॉ, सभी रिलीजन्स जो है ना वो ट्रीटेड किए जाते हैं इक्वली बिफोर लॉ, यानी सभी रिलीजन्स को जो है ना एक प्रकार का व्यवहार किया जाए, ऐसा हमारे सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है। ठीक है, इंश्योर्स यानी कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोफेगेट रिलीजन्स, ये सब जो है ना वो आर्टिकल 25 से 28 के अंदर ही बताया जाता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये अधिकार दिया जाता है हमारे संविधान में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चंस को। आर्टिकल 368 जो है वो डील करता है किस चीज़ को? आर्टिकल 368 जो है वो डील करता है किस चीज़ को? तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ो पहले। फंडामेंटल राइट्स, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सिटीजनशिप्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। तो अमेंडमेंट करने का अधिकार प्रदान करता है अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 368 में बताया गया कि प्रोवाइड्स करता है प्रोसीज्यूर जो प्रोवाइड करता है अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करना है इसके बारे में प्रोसेस जो है वो बताया जाता है 368 आर्टिकल में। पार्लियामेंट कैन अमेंड, पार्लियामेंट्स को अमेंड किया जाता है एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय फॉलोइंग द प्रोसीज्यूर अंडर आर्टिकल 368, यानी कि पार्लियामेंट को किसी प्रकार से अमेंड किया जाता है अंडर आर्टिकल जो है वो 368 में, ये प्रोसेस बताया गया है 368 में। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस लिया, कौन सा केस? सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया, कौन सा केस? केशवानंद भारती केस, केशवानंद का भारती केस। इसने सब चीज़ बदल के रख दिया, इसने जो है ना पूरा सब चीज़ को तहस नहस करके रख दिया। ये बोलता है कि तुम जो कह रहे हो कि हम अमेंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट है भाई, हम तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम मतलब सुप्रीम, सबसे ऊँच तो हमने है। वो कहता है भैया तुम सब चीज़ चेंज कर सकते हो, लेकिन मेरा से मतलब गुंडागर्दी नहीं। ठीक है, वो बोलता है कि पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट कैनोट डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मान लो इसको समझाने में टाइम लगेगा, मतलब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है एक थोड़ा सा बता देते हैं कि मतलब वो अपने हिसाब से जो है ना वो अपने हिसाब से निर्णय लेगा कि हमें जो है वो कौन सा कानून को ना कितना लंबा और कितना बड़ा करना है, मतलब किस प्रकार का निर्णय लेना है, सो हम तय करेंगे। ठीक है, किस प्रकार का ये जो है ना कौन सा चीज़ जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर कहलाएगा, ये चीज़ हम निर्णय करेंगे। ठीक है, और तुम उसके खिलाफ नहीं जा सकते हो, मतलब पार्लियामेंट्स को जो है ना बोल रहा है कि तुम उसके खिलाफ नहीं जा सकते हो, किसी भी चीज़ को अमेंड नहीं कर सकते हो, हम तय करेंगे कि हम किसको तय मतलब अमेंड करना चाहते हैं और नहीं। ठीक है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्सेप्ट यही बताता है। ठीक है, मेनली समझ लो। ठीक है, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे ठीक किसी लेक्चर में तो बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन को लेकर के हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को लेकर के हमारे पार्ट 3 में बताया गया, कहाँ पे? पार्ट 3 में बताया गया कि आर्टिकल 12 से 35 में जो है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के बताया गया। कहाँ से? 12 से 35 में बताया गया। ठीक है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेकर के जो है DPSC में बताया गया पार्ट 4 में 36 से 51 तक। सिटीजनशिप को लेकर के पार्ट 2 में बताया गया है 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो वेयर एडेड बाय, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है वो ऐड किया गया था कब? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है वो ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत। कब ऐड किया था? 42nd अमेंडमेंट के तहत। 42nd अमेंडमेंट के तहत जो है वो ऐड किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हमारे संविधान में क्या बताया गया है? पार्ट 4A के आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया। ठीक है, इसमें बताया गया कि इंट्रोड्यूस किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1926 को ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड। 42nd अमेंडमेंट्स को जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इमरजेंसी के पीरियड में। ठीक है, हाँ, ओरिजिनली रूप से बताया जा रहा है कि ओरिजिनली रूप से जो है ना फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितना था? 10 था। ओरिजिनल रूप से फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो था वो 10 था, लेकिन बाद में जो है ना
11 ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। कब? तो अमेंडमेंट करके हमारे संविधान में 86 अमेंडमेंट्स करके 2002 में जो है वो 11th ड्यूटी को ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रूप में। ठीक है, तो हमारे संविधान में कितना फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? तो 11 है। कितना? 11 याद रखना। और मौलिक अधिकार 6 याद रखना। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कुछ ऑप्शंस के ऊपर जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट में जो है वो प्रियम्बल में क्या किया गया था? प्रियम्बल को जो है वो संशोधन किया गया था 42nd अमेंडमेंट्स के रूप में। ठीक है, कब? 42nd अमेंडमेंट्स के रूप में। ठीक है, अब 52nd अमेंडमेंट में जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ, हम एंटी डिफेक्शन के बारे में हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि हम कल चर्चा कर चुके हैं बहुत अच्छा से। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, तो आप लोग जा करके देखो पीछे लेक्चर में। ठीक है, एंटी डिफेक्शन के बारे में हम नहीं बताएंगे। तो एंटी डिफेक्शन के लिए जो अमेंड किया गया था 52nd अमेंडमेंट किया गया था। और 61st अमेंडमेंट जो है उसमें बताया गया था कि वोटिंग एज को जो रिड्यूस किया गया था, वोटिंग एज को जो है ना 21 साल से जो है वो 18 साल कर दिया गया था। 21 साल से 18 साल किया गया था वोटिंग एज को। ठीक है, तो यही था आज का क्वेश्चंस। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।